पाकिस्तान की सियासत में हमने बारहा -1 की बातें सुनी हैं और हर जमात के बारे में ये बातें होती रही हैं। आजकल फिर ऐवान इक़्तिदार से आने वाली आवाज़ें कुछ ऐसे ही सिलसिलों की तरफ इशारा कर रही हैं। -1 कौन करना चाहता है, किसको माइनस करना चाहते हैं और माइनस करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने 160 वोटों के साथ बजट तो पास कर लिया, जिसको वो अपनी बड़ी कामयाबी कहते हैं। लेकिन अगर हम जमहूरियत की बात करें और पार्लिमानी रवायात की बात करें तो लगता ये है कि ये नंबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा, अपोजिशन का लाएअमल क्या होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या वो किसी कैंपेन की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या हुकूमत मुखालफ तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है? और मौसम काफ़ी हब्स वाला है और इस मौसम में इतनी सियासी गर्मा गर्मी किस तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सदर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चला रहे हैं, जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वो कहते हैं मेरे अलावा किसी के पास कोई चॉइस नहीं है। किसके पास चॉइस नहीं है? इन सब बातों पे बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर तरीन रहनुमा, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। GTV पे मेरा पहला प्रोग्राम है, सबसे पहले तो इसके लिए शुक्रिया कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। शाहिद साहब, बहुत ज़्यादा बातें -1, -2 और -3 की होती रही हैं और वज़ीर आज़म जब नवाज़ शरीफ साहब थे तब भी कहा गया था कि वज़ीर आज़म को माइनस कर दें और एक नाम जो बार बार सामने आता था वो आपका नाम था। उसका बैकग्राउंड तो मैं बाद में पूछूंगी। क्या अपोजिशन इस वक्त इमरान खान साहब को हटाने के हवाले से, इन हाउस तब्दीली के हवाले से सोच विचार कर रही है? देखिए, अपोजिशन तो हमेशा मौका भी तलाश करती है और आज ज़रूरत भी है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। हालांकि मैं सबसे बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें 5 साल पूरा करें, लेकिन इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पे भारी है क्योंकि ये नाकाम हो गए हैं। कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती। अब ये बातें जो -1 की होती हैं, ये मैं जब से सियासत में ये बातें सुन रहे हैं, ये ना कभी हुआ है ना हो सकता है। -1 क्या होता है कि एक जमात अपने अंदर से अपने लीडर को हटाकर कोई नया लीडर चुन ले। ये हमारे निज़ाम में क्या, पाकिस्तान दुनिया के शायद किसी निज़ाम में ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से आवाज़ें आई। फैसल वाबरा साहब ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि यहाँ बैठे हुए कुछ वज़ीर चाहते हैं कि हम टेक ओवर कर लें। क्या इस तरह की सिचुएशन आपने पहले कभी देखी? नहीं, ऐसी सिचुएशन कभी पैदा नहीं हुई कि वज़ीर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। ये तो फिर कैबिनेट की नाकामी हुई ना। वो कैबिनेट तो बर्खास्त कर देनी चाहिए जो आपस में लड़ रही है। मुल्क के मामलात क्या करेगी? तो यकीनन PTI में लोग हैं जिनकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। PTI में सियासी हैसियत सिर्फ इमरान खान की है। तो इमरान खान को हटाना PTI के लिए मुमकिन नहीं है। आपने बहुत जगहों पे और पार्लियामेंट में भी कहा और 1-2 प्रोग्राम्स में भी कहा कि ये 160 ही माइनस होंगे और 160 से मुराद आपकी वो नंबर था जिन्होंने बजट को वोट जी, दिया। हुकूमत ही जाएगी, हुकूमत जाएगी। हुकूमत जाने के बहुत से रास्ते होते हैं। अदम एतमाद एक वाज़ेह रास्ता है और मैं ओपनली ये बात कहता हूँ कि हमारा जो निज़ाम है अदम एतमाद का आइन के अंदर, वो प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि उसमें अपोजिशन ने 172 बंदे प्रोड्यूस करने होते हैं, मेंबर्स हाउस में पहुंचाने होते हैं और तकरीबन 10 दिन से 2 हफ्ते का प्रोसेस है। तो अगर पुलिस हुकूमत के पास है, नैब उनके पास है, FIA उनके पास है और वो उसको इस्तेमाल करना जानते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चंद मेम्बरान ले जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं 1989 के अदम एतमाद का हिस्सा था। 119 पे अदम एतमाद होता था उस ज़माने में। हमारे पास 124 लोग थे, लेकिन यही हुआ, पुलिस उठा के ले गई, कुछ लालच में चले गए और अदम एतमाद ख़त्म हो गया। क्या आप लोग सोच रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि हुकूमत मुखालफ मुहिम कैसी होगी, तहरीक किस तरह चलेगी, मुजाहरे करेंगे, जलसे करेंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैंने बताया ना, बहुत से रास्ते हैं। पहली बात, और ये अपोजिशन मशवरा करके करेगी, लेकिन कम से कम PMLN जो है, हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उसके आइन के अंदर रहते हुए, जमहूरी इक़्तिदार के अंदर रहते हुए, जो सबसे आसान तरीका मुझे नज़र आता है कि इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत को छोड़ जाएंगे। मुझे ये नज़र आता है
क्योंकि आपने देखा कि बजट के इजलास में भी 172 मेजॉरिटी हुकूमत शो नहीं कर सकी। हालांकि उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने जोर भी लगाया, लेकिन आखिर जब वोटिंग हुई तो 160 मेंबर थे और बड़ी मायूसी थी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीरों। बाद में उन्होंने बड़ा नारे वारे मारे, लेकिन चेहरों से बड़ी मायूसी थी कि हम मेजॉरिटी शो नहीं कर सके। और मैं आज भी समझता हूँ कि हुकूमत मेजॉरिटी शो नहीं कर सकती। अगर उनके पास होती तो पार्लियामेंट के असेंबली का इजलास चल रहा है, वहाँ शो कर देते। अगर इत्तेहादी छोड़ जाएं जी, तो क्या तरीक़ेकार बनता है, फिर आपका क्या उसमें लाएअमल होगा? देखिए, फिर वो अगला लाएअमल पर खुद अपना रास्ता ढूंढेगा। उसमें नए इलेक्शन भी हो सकते हैं, उसमें जो लोग यानी एक कोलिशन गवर्नमेंट भी बन सकती है, जो एक मुश्किल गवर्नमेंट होती है। लेकिन आज हालात बड़े गैर मामूली हैं। आज जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क की मईशत की हालत है, जो गवर्नेंस की हालत है, जो इदारे जिस तरह सारे काम कर रहे हैं, तो बहुत गैर मामूली हालात हैं। आप सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में से हैं, इतनी बार आप असेंबली में आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, सीनियर वज़ीर रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है कि पाकिस्तान में ये हुकूमत वक्त पूरा करने से पहले इलेक्शंस होते हुए हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा करें, लेकिन एक हुकूमत अगर पूरा करने पे ना तुली हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हुकूमत का काम होता है काम करना। हुकूमत का काम नहीं होता दूसरों को गालियाँ निकालना, झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना। ट्विटर पे हुकूमत नहीं चल सकती, ये बड़ी सीधी सी बात है। क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी में आपको लगता है कमी आ रही है? वो तो अभी भी कहते हैं मैं माफियाज़ के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। उन्होंने अपने ही सबसे जो करीब उनका शख्स था जहांगीर तरीन, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, उनको एक्सपोज किया। जी, मैं ये कह रहा हूँ, हुकूमत बातें नहीं करती, हुकूमत अमल करती है। कैसे? अगर आपने मतलब बहुत किसी सारी इंक्वायरी कमेटीज आपके ज़माने में भी होती रही, कभी सामने नहीं आई, कभी अपनी कैबिनेट के किसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने की। वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन किचन कैबिनेट उनकी वजह से ही चल रही। कौन सी कार्रवाई की है? हमारे ज़माने में कार्रवाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि करप्शन के स्कैंडल नहीं थे, जिसका सबूत ये है कि आज 2 साल हो गए, हर रिकॉर्ड हुकूमत के पास है, एक करप्शन की बू भी हमारी 5 साल के दौर की नहीं मिली। यहाँ पर तो हर मिनिस्ट्री में स्कैंडल है, वजीर मौजूद हैं। अभी आप देख लें पोर्ट्स एंड शिपिंग में क्या हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हवाबाजी की मिनिस्ट्री क्या कर रही है, पावर की मिनिस्ट्री क्या कर रही है, दवाइयों वाला वजीर 1.5 साल हो गया है पैसे खा के भागा हुआ है, आप भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ फिरता है। आप शुगर ही ले लें, शुगर में जो कमीशन था उसके ज़िम्मे 2 बातें थीं कि कीमत क्यों बढ़ी और इसको बढ़ाने के ज़िम्मेदार कौन है। आपने मलबा डाल दिया शुगर मिल, उसको ज़रूर पकड़ें अगर उन्होंने कुछ किया है। फैसला तो आपने किया, और जब फैसले हुए तो काबीना की टेबल पर जो लोग बैठे थे वो 40% शुगर मिलों के मालिक थे, पाकिस्तान की 40% प्रोडक्शन के मालिक थे। काबीना का हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर करप्शन हुई है तो प्राइम मिनिस्टर भी करप्ट है। क्या कार्रवाई आपके ख्याल में हो सकती है? आप खुद वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आपको पता है इस कुर्सी की हसासियत, कमज़ोरी। लोगों को बड़ी ताकतवर कुर्सी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उतनी ताकतवर होती नहीं है, या होती है? नहीं, ताकतवर अमल से होती है, काम से होती है। अगर आप काम करते रहेंगे, मुल्क के मामलात बेहतर कर देंगे, तो आपको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। ख़तरात होते हैं, लेकिन उन ख़तरात से आदमी डरता नहीं है। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे, आप करप्शन करेंगे, आप नालायक हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे, तो फिर आप हर एक की ज़द में होते हैं। अपोजिशन में बहुत दम नहीं है। बहुत बार हमने देखा सेनेट इलेक्शन ने एक नाकामी की तरफ जाता हुआ सारा सिनेरियो नज़र आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस में जो भी चीज़ें ओवरलुक हो रही हैं वो अपोजिशन आपस में जो इत्तेहाद नहीं है उनमें, और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में जो लड़ाई है उस वजह से रह जाते हैं। आपको लगता है पीपल्स पार्टी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? और जिस तहरीक की तरफ उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया, वो कामयाब हो सकती है, या कैसे कामयाब हो सकती है? देखिए, ये पहली हुकूमत है जहाँ हर शख्स जो अपोजिशन को देख रहा है और अपोजिशन पे तनकीद है कि आप लोग काम नहीं कर रहे। इससे पहले ये कैफियत कभी नहीं आई। तो अपोजिशन जो है वो कर रही है। हर हुकूमत का स्कैंडल हमने सामने रखा है। हमने चेयरमैन नैब को नेशनल टीवी पर बताया कि लाहौर में 12 करोड़ का घर बना है, ये एड्रेस है,
ज़रा पता कर लें किसका घर है। अभी तक चेयरमैन नायब साहब ये भी नहीं कर सके। हाँ, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने में बड़े तेज़ हैं, हमें गिरफ्तार करने में बड़े तेज़ हैं। आज कोई हुकूमती करप्शन नज़र नहीं आती। पोर्ट्स एंड शिपिंग में चेयरमैन केपीटी जो एक एडमिरल था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये वज़ीर जो है मुझे कह रहा है कि $15 मिलियन की जगह $70 मिलियन का ठेका दो। वज़ीर कायम है, दवाइयों वाला वज़ीर कायम है। पेट्रोलियम में क्या हो रहा है सब जानते हैं। पावर में क्या हो रहा है, सर्कुलर डेट दुगना हो चुका है 20 महीने में, कोई पूछने वाला नहीं है। और बजट का फाइनेंस मिनिस्ट्री का हाल ये है, 6% पे इंटरेस्ट रेट था, 13.25 पे ले गए। हॉट मनी आई, लोगों ने अरबार रुपया कमाया, वापस ले गए, इंटरेस्ट रेट वापस 7 पे गिरा दिया। गिराने से एक दिन पहले 8.25 के बॉन्ड बेच दिए। ये आज कैफियत है। और सारे अमल का नतीजा ये है, कर्जा हर हुकूमत ने लिया है, हमने भी लिया है। हम उस कर्जे को पेमेंट करते थे। हमारे आखिरी साल के बजट में 1500 अरब इंटरेस्ट की पेमेंट थी, आज 3200 अरब है। इसका मालूम कर लें ये कितना पैसा है। 3200 अरब, ये जितना हमारा डिफेंस बजट है ना, हमने उससे ज़्यादा इजाफा सूद में कर दिया है। हमारे ज़माने में 1500 था, आज 3200, 1700 का इजाफा है। डिफेंस बजट 1500 अरब है 2 सालों में। 1 साल की बात कर रहा हूँ। सालाना जो बजट में पैसे सूद की मद में रखे जाते हैं, हमारे आखिरी बजट में 1500 अरब थे। इस साल खर्चा 3200 अरब हुआ है, 1700 अरब का इजाफा है। ये पैसे पाकिस्तान के डिफेंस, जो इजाफा है पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज़्यादा है। जो पूरी हुकूमत, जिसे हम कहते हैं ना करप्शन करिए खा गए हैं, पूरी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट 450 अरब खर्च करती है। सूद की मद में उससे 3 गुना इजाफा, उससे 3 गुना कर दिया। अच्छा, इनके हल क्या है, इस पे भी बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने मुआशी हालत का बताया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहतसाब के बयानिए पर कायम हुई थी और अभी भी वो, आप तो खैर इससे खुश नहीं होते कि वो बजट की तकरीर भी करने आते हैं वज़ीर आज़म, तो वो करप्शन की और लूट मार की बात करते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी ये है, उनको लोगों ने जो मैंडेट दिया वो इस वजह से दिया कि वो डाकुओं को पकड़ेंगे, चोरों को पकड़ेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला किया। उन्होंने कहा जी कि 120 नई अदालतें बनाई जाएँ, एहतसाब के जितने भी केसेस हैं उनको बहुत जल्दी निपटा दिया जाए। क्या है एहतसाब के हवाले से, आप पे भी नैब में केसेस चल रहे हैं? जी, एहतसाब में इल्ज़ाम लगाया किसी ने प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है एहतसाब से? वो तो नैब करता है, नैब इंडिपेंडेंट है। प्राइम मिनिस्टर के पास सारा हुकूमत का रिकॉर्ड है। मेरा तो ओपन चैलेंज है, टीवी के कैमरे लगाएं, वजीर बिठाएं, इल्ज़ाम लगाएं, हम पे इल्ज़ाम लगाएं ना, रिकॉर्ड ले आए हुकूमत का, बताएं कि ये करप्शन हुई है 5 साल के। तो मैं तो 5 साल की बात कर रहा हूँ। करप्शन मैंने की होगी ना, वज़रा ने की होगी, रिकॉर्ड आपके पास है, इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि करप्शन हुई नहीं है। मैं आपको 10 मिनिस्ट्रियों पे इल्ज़ाम लगा देता हूँ सबूत के साथ। इनकी आए बात कर लें। मैं तो कहता हूँ नैब ने तफ्तीश करनी है, टीवी कैमरा लगा कर करे, अवाम को दिखाए कौन सी करप्शन हुई है। इनकी कौन सी मिनिस्ट्रीज आप समझते हैं कि करप्शन कर रही हैं? मैंने गिन के, फाइनेंस में करप्शन है, पेट्रोलियम में करप्शन है, पावर में करप्शन है, इसमें ये हेल्थ में करप्शन है, इनके कम्युनिकेशन में करप्शन है, पोर्ट्स एंड शिपिंग में बेपनाह करप्शन है। एक लिस्ट है करप्शन की। आपको ढूंढना पड़ता है इस हुकूमत में कि कौन सी मिनिस्ट्री करप्ट नहीं है, कौन सा वजीर करप्ट नहीं है, उसके नाम पूछने तो आसानी हो जाती है। तो आप इनके खिलाफ क्यों नहीं लेके जाते हैं? खिलाफ किसके पास लेकर जाऊं? नैब के पास। नैब को मैंने बताया, मैंने टीवी पर बताया, मैं कहा ये पता है यहाँ पर 12 करोड़ का घर बना है। किसका घर बना है? पता कर रहे, नैब बताए ना भाई। मैं तो तफ्तीशी इदारा नहीं हूं, मैं तो किसी पे झूठे इल्जाम नहीं लगाता, किसी का नाम नहीं लेता। आप मेरा नाम लेते हैं, इल्जाम लगाते हैं
तो मैं कहता हूँ आप टीवी कैमरा लगाएं, मुझ पे इल्ज़ाम लगा लें आके नैब वाले। मुझसे जो सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब मैंने रिटर्न दिया है, वही सवालों के जवाब चेयरमैन नैब दे दे या इमरान खान दे दे। वो सवाल सबसे पूछे जा सकते हैं ना कि आपने 35 साल में क्या कमाया और क्या खर्च किया। ठीक है, ये सवाल मैं तो जवाब भर के दे दिए, दुनिया को दिखा दें। मैंने तो वो वेबसाइट पर ट्विटर पर डाले हुए हैं, जो मर्जी देख ले जाके, कि मैंने 35 साल में कितनी रकम कमाई, मेरे बिल क्या थे, बच्चों के खर्चात क्या थे, घर के खर्चात क्या थे, क्या चीज़ें खरीदी हैं, क्या एसेट्स बनाए हैं, सब लिस्टेड है। आपका नैब का केस जो है वो एक टाइम पे लगता है कि जैसे रुक गई है सारी प्रोसीडिंग्स और बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, फिर अचानक से आपके वारंट जो हैं वो आ जाते हैं, तो क्या आप ऐसा करते हैं कि फिर से आपको बुलाने की कोशिश की जाती है? मैं तंजीला मदरसा टीवी प्रोग्राम करता हूँ। सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान में टीवी प्रोग्राम पे बात करना है। इस वजह से फिर या आप असेंबली में बात कर लें या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, 3 बड़े जुर्म है इस मुल्क में। कि अगर आप हुकूमत के जराइम की निशानदेही करेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा नैब से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नैब कोर्ट्स बनाई, आपको लगता है कि ये एक अच्छा अमल है, इसका कोई नतीजा निकल सकता? क्योंकि आपका केस तो जल्दी जल्दी चल रहा है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं शायद वहाँ पे भी लोगों पे सिर्फ इल्ज़ामात लगे हुए हैं, साबित कुछ नहीं हुआ और वो जेलों में पड़े हुए हैं बहुत अरसे से। मेरा केस जल्दी चल रहा है, मुझे 2 साल हो गए आज तक इल्ज़ाम नहीं लग सका। लेकिन आप ये आपकी अपीयरेंसेस वगैरह हम देखते रहते, लगता है कुछ तो हो रहा है। अपीयरेंसेस हो रही है ना। नैब के कानून में लिखा हुआ है कि 30 दिन में आपने रेफरेंस फाइल करना है फर्द जुर्म और उसको मुकम्मल करना है। आप पे भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई? फर्द जुर्म, हमें जुर्म कभी तक पता नहीं है कि हमारा जुर्म क्या है। हमें जुर्म का नहीं पता, यकीन करें हमें नहीं पता। तो शेख रशीद साहब तो आपके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताते हैं कि LFG में आपने जी, वो तो मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट है ना, वो एज ए विटनेस आएंगे अदालत में। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि तशरीफ ले आए, आगे इल्ज़ाम लगाएं कि हमने कौन सा जुर्म किया है। अच्छा, जो अगला अहम मामला है वो कोरोना के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। आप लोगों ने एक इजलास बुलाया था, अपोजिशन ने जो बुलाया उसमें कोई बात सामने नहीं आई। कोरोना के साथ ही 18वीं तरमीम और NFC, ये 2 बातें बहुत ज़्यादा उन पे क्वेश्चनिंग शुरू हो गई और उन लोगों की तरफ से भी हुई जो उस वक्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। फॉर एग्ज़ाम्पल शाह साहब पीपल्स पार्टी में, शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा एक लंबा होमवर्क करके 18वीं तरमीम जो है वो पास करवाई थी आप सब लोगों के साथ मिलके। क्या वजह है 18वीं तरमीम कौन चेंज, पहले तो बताएं, आपको भी लगता है कि कोई 18वीं तरमीम को अंडू करना चाहता है? अंडू हो सकती है, फ़ायदा किसको होगा? हर चीज़ अंडू हो सकती है। 18वीं तरमीम आज एग्जिस्ट नहीं करती। आज सिर्फ मुल्क का एक आइन एग्जिस्ट करता है जो 24 या 25 दफ़ा तरमीम शुदा है, एक आइन है। आप हुकूमत बता दें कि उनको क्या तकलीफ है हुकूमत चलाने में। आइन अमेंडमेंट करना कोई ये बच्चों का खेल तो नहीं है ना। मैं कह दूँ अमेंडमेंट करो तो अमेंडमेंट करो, मत खेलें। आप बताएं आपको क्या मुश्किल है, आप अमेंडमेंट बिल लेकर असेंबली में आए, इतनी बात है इसमें लंबी। इसमें मैं ये कह रहा हूँ ना, ये वाहिद हुकूमत है जो बातें करती है सिर्फ। हर वजीर कहता है 18वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, 18वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये सारे वो हैं जिनको पता नहीं है कि आइन मुल्क का क्या है, ये वो बातें करते हैं। क्या हुकूमत को मसला 18वीं तरमीम से? मुझे तो कोई मसला नहीं है। नहीं, आपको क्या, किसको मसला है? मुझे नहीं पता, हुकूमत कह रही है ना, वज़रा कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपने एक इतनी तारीखी लेजिस्लेशन की जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आपकी जमात भी और पीपल्स पार्टी भी लेती है, तो आप लोगों को ये पता तो करना चाहिए कि 18वीं तरमीम पे जो सवाल उठ रहे हैं कौन उठवा रहा है ये सवाल। भाई मैं क्यों पता करूं क्या सवाल है? मुझे सवाल ही बता दें, मैं फिर पूछ लूंगा किसके सवाल हैं। इनके पास सारे पैसे उधर चले जाते हैं। 10 साल हो गए हैं 18वीं तरमीम को, 10 साल। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है, उसमें अंदर कोई गलती भी हो सकती है, हालात बदल जाते हैं। आपने तब्दीली करनी है, तब्दीली बना कर ले आए कि ये तब्दीली हम करना चाहते हैं आइन के अंदर। अमेंडमेंट बिल बना के ले आए ना। प्राइवेट मेंबर बिल भी आते हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क में ये होना चाहिए, मैं प्राइवेट मेंबर बिल दे देता हूँ कि फलानी शेख को ये तब्दील कर दें। हुकूमत एक बिल बना कर ले आए, उसमें बहस हो जाएगी, हम कबूल कर देंगे या रद्द कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ कोई बिल हमने नहीं देखा। ये जो बात आप कर रही हैं कि पैसे सारे सूबे ले गए, तो सूबे आपके हैं, पैसे वापस कर दें। अच्छा इसमें मुश्किल क्या है? पहले आगे लड़ते थे, मैं पैसे और दे, हमने कहा पैसे ले ले। यही KP वाले आगे लड़ते थे,
सिंध वाले हमारे पैसे अच्छा, पैसे एक मखसूस तबका इस्लामाबाद में ज़ाहिर है आप उनको जानते हैं, वो एक मुतबादल लीडरशिप के फुकदान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त, और ख़ान साहब ने खुद भी कहा कि मेरे अलावा कोई चॉइस है नहीं जो इस मुल्क को चला सके। तो क्या आपको लगता है कि फुकदान है लीडरशिप का पाकिस्तान में ओवरऑल? एंड देन फिर मैं आपकी जमात की तरफ आऊँ। अगर लीडरशिप का मेयार इमरान खान है तो कोई फुकदान नहीं है। पाकिस्तान भरा हुआ है इमरान खानों से। इमरान खान अपने पार्टी को बता रहा था कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मेरे अलावा, पार्टी PTI में। मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग मौजूद हैं जिन्होंने कुर्बानी भी दी है सियासत के लिए, जो असूलों पर खड़े रहे हैं। पहले देखें, सीधी सी बात है, ज़मीर फरोश मुल्क के मामले हल नहीं कर सकते, करप्ट लोग मुल्क के मामले हल नहीं कर सकते, जिन लोगों में काबिलियत ना हो वो वज़रा या वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। आज आपके सामने पूरी काबीना बैठी है, एक पैसे का काम 2 साल में नहीं कर सके। आप खुद इस चीज़ को वॉच करती हैं, आप मुझे बता दें इस हुकूमत का एक मुस्बत काम 2 साल में बता दें। नहीं है, सोचना पड़ता है। आप नवाज शरीफ के मुस्बत काम देखें, इतनी लंबी लिस्ट है कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, बयान नहीं हो पाएगी। तो ये बातें हकायक से आप झूठ बोलते रहें, आप ट्विटर करते रहें, आप तकरीरें करते रहें। जितनी तकरीरें वज़ीर-ए-आज़म ने की हैं इतने पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। एक काम की बात उसकी तकारीर में है, मुझे बता दें। वो अपने वोटर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, एतमाद में लेते हैं। नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर बने फिर आप वोटर नहीं होते, फिर आप सारे पाकिस्तान के होते हैं। आपने पाकिस्तान की बात करनी होती है। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे आप भी अब आ गए सोशल मीडिया पे? नहीं, मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया। आपका अकाउंट बहुत दूर रहता है। अकाउंट किसी ने बनाया हुआ है, वो चलाता रहता है। मैं सोशल मीडिया से ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जी, वो इनकी तरफ से जो बयान होते हैं वो आपके बयान नहीं है। नहीं, मैंने किस चीज़ पे? ट्विटर पे एक अकाउंट है। नहीं, मेरा कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा, तो ट्विटर पे ये आपके बहुत सारे और लोग भी कहते हैं कि ट्विटर से हुकूमतें नहीं चलती। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ जो वो बज़ एक क्रिएट करके हुकूमत चला रही है? देखें ना, इतनी बड़ी रियासत है और रियासत में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं, आपने खुद इस मुल्क को चलाया है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, कुछ तो चल रहा होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सब कुछ हॉल्ट पे है और वक्त गुजार रहे हैं। आप मुझे बता दें क्या चल रहा है। मेरे से तो आप नहीं, आप बता दें ना। आप इस मुल्क की शहरी है मेरी तरह, मैं भी एक आम शहरी हूँ। आप ज़्यादा शहरी हैं कि मैं तो एक करप्ट शहरी हूँ। मुझे हर किस्म के नायब के मुकदमे हैं, वज़ीर-ए-आज़म रोज़ कहता है ये करप्ट हैं, वज़रा भी उसके कहते हैं। हर वज़ीर जो करप्ट तरीन आदमी है वो पहले कहता है कि ये सारे करप्ट हैं। तो करप्शन अपनी छुपाने का तरीका होता है कि दूसरों को करप्ट कहना शुरू कर दो। तो आप बता देना कि इस हुकूमत ने कौन सा काम किया है, गलत काम भी बता दे। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक पे जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नाम के हवाले से बहुत सारी हम बातें सुनते हैं कि ये वो नाम है जो अगर शरीफ ख़ानदान को माइनस कोई करना चाहता है तो उनके बाद ये लीडर हो सकते हैं, ये पार्टी चला सकते हैं। इसमें कितनी सदाकत है और ये बात क्यों की जाती है? और ये हमने पिछले कुछ अरसे में कई बार ये बात सुनी, फिर ये बात दब जाती है और फिर सामने आ जाती है। और क्या इनसे किसी ने रब्ता किया या नहीं, वो भी पूछेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम जी। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपसे कभी इस सारे अरसे में, जब से नवाज़ शरीफ साहब पे केसेस चलना शुरू हुए और किसी ने रब्ता किया, किसी से मुराद ये कि वो लोग जिनके बारे में ये राय है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं और वो चूज़ कर सकते हैं, किसी ने कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, शरीफ ख़ानदान को माइनस कर दें, मरीम नवाज़ को माइनस कर दें, नवाज़ शरीफ को, और आप लीडर बन जाएं? देखिए, मैं 88 में सियासत में आया था, आज तक मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। मुशर्रफ दौर में हम जेल में थे, वहाँ 1-2 रब्ते किए गए, तो मेरा जवाब उनको बड़ा सीधा था और आज भी जवाब बड़ा सीधा है। ना मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार हूँ, ना मैं ओहदे की ख्वाहिश है। मैं एक जमात के साथ हूँ, जो जमात फैसला करेगी उसका ताबे हूँ, इतनी बात है। मेरी जमात का लीडर एक मोहम्मद नवाज शरीफ नामी आदमी है। और शहबाज शरीफ के बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर नवाज़ शरीफ नहीं हैं, उनको माइनस कर दिया जाए और शहबाज शरीफ जो है वो लीड करेंगे। आपके ख्याल में, ज़ाहिर है आप एक जमात के साथ इतने लंबे अरसे की आपकी एसोसिएशन है, पार्टी भी एक फ़ैमिली की तरह हो जाती है। और मरीम नवाज़ आपकी तरफ आई भी थी, उन्होंने आपके घर तशरीफ़ लाई थी। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो कॉम्प्लिकेशंस लोग कहते हैं कि ऐसी होंगी, शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि मरीम नवाज़ लीड करें और मरीम नवाज़ नहीं चाहती कि मेरे चचा लीड करें, कुछ सदाकत है इन सारी बातों में? ये कहानी कोई रत्ती भर भी सदाकत नहीं है।
ये सिर्फ अखबारों और टीवी चैनल्स की जीनत बनती हैं बातें, कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ राय होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का खासा है कि हर इशू पर एक इख्तलाफ राय मौजूद होता है, चाहे एक आदमी भी करे, और उसको सुना जाता है, उसको वज़न दिया जाता है, और जब फैसला हो जाए वो फैसला सबका होता है। तो जहाँ तक क़यादत की बात है, हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्टी की रूह रवान नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई करते हैं नवाज शरीफ साहब से। तो सियासत जो होती है ये अदालतों में इसके हल नहीं है। सियासत के हल किसी को सज़ा दिलवाने में नहीं है, फांसी लगाने में नहीं है। सियासत के हल अवाम के दिलों में होते हैं। आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आपके सामने है, चाहे 41 साल हो गए हैं उनको फांसी दी गई, आज भी वोट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पड़ता है। ये सियासत की हकीकत है, इसको हम पसंद करें या ना करें। यही हकीकत नवाज शरीफ की भी है कि 99 में कहा गया, हमें कहा गया जी सियासत ख़त्म हो गई है, कभी मुल्क में नहीं आएंगे, सियासत नहीं होगी। 13 साल बाद वही आदमी मुल्क का वज़ीर आज़म था, और उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स यहाँ नहीं थे एक भी, बल्कि कुछ उनके पैर पकड़े बैठे थे। तो ये तकब्बुर नहीं करना चाहिए सियासत में। सियासत इसको एक सेक्रेट ट्रस्ट में समझता हूँ, तो वही समझ कर करना चाहिए। नवाज शरीफ आज इक़्तिदार के असूल की ख्वाहिशमंद नहीं है, वो मुल्क की बेहतरी चाहता है, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ, और यही PMLN का दावा है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं बयानिया कमज़ोर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, क्योंकि आपके इतने सारे लीडर्स जो हैं वो कभी गिरफ़्तार हो रहे थे, कोई जेल जा रहा है, कोई ज़मानत पे आ रहा है, कोई पैरोल पे बाहर आ रहा है, कोई जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे असेंबली में आ रहा है। ये जो सारा का सारा विजुअल अगर मैं कहूँ, ये जो इमेजेस हैं, इससे क्या आपका वोटर मुतासर हुआ, आपको लगता है? क्योंकि आप ज़ाहिर हल्के की सियासत करने वाले हैं, आप पल्स जानते हैं आवाम। देखिए, कमज़ोर बयानिए और कमज़ोर लोग अदालतों में नहीं जाते या जेल नहीं जाते, जो नहीं दबता वही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून अपने बड़े सादे बयानिए पर कायम है कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। इसके अलावा कोई बयानिया नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी से इख्तलाफ नहीं है। मुल्क सबका है, जितना कोई और मुहिब वतन है, मैं शायद उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके बराबर अपने आप को मुहिब वतन समझता हूँ। ये आपके गुजरावाला के और इधर उधर के कुछ MPs हैं, एक ग्रुप है जिनके बारे में बार बार बात होती है कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में, सदाकत है उनमें? कुछ बना लें जी, बड़े लोगों ने कोशिश की इससे पहले। हमने तो हर ज़मीर फरोश को जलील होते देखा है, ये भी जलील होना चाहते तो जलील हो लें। ये जो जितनी इस वक्त की सिचुएशन है जिसमें बड़ी वेग बातें हैं, फिर हमें वो कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है, सारे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं ये सारे 1 पेज पे हैं। ये 1 पेज वाली जो कहानी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि जब आप प्राइम मिनिस्टर मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। मैं उस पेज पे सोचता हूँ जिसमें पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान के अवाम की बात हो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात हो। मैं सिर्फ उस पेज को देखता हूँ, बाकी किसी पेज को कम से कम मैंने नहीं देखा। किसी के नाकामी को अपनी कामयाबी नहीं समझता, ये सीधी सी बात है। हर एक को अपना काम करके कामयाबी हासिल करनी पड़ती है। आज हमारे 84 मेंबर हैं, मैं नहीं समझता हूँ हम मेजॉरिटी से हुकूमत करना मुश्किल होता है, तो 84 से मैं तो हुकूमत नहीं कर सकता। मुल्क में अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, ये हटती है, हल शायद इलेक्शन में हो, बेहतर हल इलेक्शन होता है। जब भी जमूद सियासी जमूद हो जाए, हुकूमत नाकाम हो जाए, तो हल इलेक्शन में निकलता है। लेकिन मैं कम से कम इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इलेक्शन से पहले आपको मुल्क में जो गवर्नेंस का निज़ाम है इसको तय करना होगा, क्योंकि ख़राबी उसके अंदर है। अच्छा, एक GIT भी अभी बड़ी ज़ेर बहस है। 2 GITs सामने आई हैं, एक जो सरकारी ज़राए से आई, एक अली जैदी साहब जिनका भी आपने जिक्र भी किया, उनकी तरफ से आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वज़ीर हैं। तो आप इस मामले में क्या समझते हैं? हसास इदारों के सिग्नेचर्स के साथ एक GIT एक वज़ीर के पास आ जाती है, खान साहब को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ही इज़ प्राइम मिनिस्टर नाउ, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, मैं ना किसी GIT की रिपोर्ट पढ़ता हूँ, ना उन्हें यकीन रखता हूँ। यकीन करें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मामले की तह तक पहुँचने के बजाय किसी को फंसाने या किसी को बचाने वाली बात होती है। हक़ाइक़ पर मबनी ये नहीं होती। ये जुडिशल प्रोसेस से होना चाहिए, या आप एक
फेयर कमीशन बना दें जिसकी प्रोसीडिंग्स पब्लिक हों। हमने कानून 2016 में बना दिया था, कमीशंस और उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पब्लिक यानी लाइव टीवी पर आ सकती हैं, वहां पर जर्नलिस्ट बैठे हो सकते हैं, उससे आपको हकायक मिलेंगे। बाकी आपने किसी को बचाना है, किसी को जलील करना है, तो ये GITs बनती रहती हैं। मैंने तो आज तक किसी GIT की मुस्बत बात नहीं देखी। किसी आपकी हुकूमत भी GITs बनाती रही तो क्या? जी, हमें कोई शौक नहीं था, वो अदालतों ने कहा था GIT बना दे, हमने GIT बना दी। GIT क्या होती है? वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनको उस इशू के बारे में अलिफ बे नहीं आती, वो क्या करेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? ये इश्यूज, गवर्नेंस के इश्यूज जो होते हैं, ये सिविलियन सेटअप ही इसको डील कर सकता है। अच्छा, आप एक और कमीशन की बात भी करते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान में एक बार एक ऐसा कमीशन बना दें जो जितने भी इल्जामात हैं सियासतदानों के ऊपर उन सब की इन्वेस्टिगेशन करे। पाकिस्तान की तारीख रकम कर दे। आप इस मुल्क की शहरी है ना, आप मुझे 1948 से 1958 10 साल का पीरियड है, इसकी जरा तारीख पढ़ें, आपको मिलेगी नहीं, पहली बात ये है। और जो जब मिलेगी तो बड़ी खौफनाक बातें आपको मिलेंगी, और सिर्फ खौफनाक नहीं मिलेंगी, आप ये भी देखेंगे कि हमने वही बातें आज भी हम रिपीट कर रहे हैं। तो उस कमीशन में अगर जो आप कह रहे हैं वैसे हो तो फिर तो बहुत सारे सियासतदानों की भी जो हरकतें रही हैं, जो उन्होंने गलत काम किए, गैर आईनी कुव्वतों को जो वो दावत देने जाते थे, वो भी तो फिर बेनकाब होंगे। होते बेनकाब करें ना, क्यों ना करें। मैं तो सजा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ दें, सजा जजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें। सही। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान साहब एक KPC उन्होंने वो की, आप लोग उसमें शामिल हैं, मौलाना साहब के साथ हैं। अगर अपोजिशन को इत्तेहाद बनाती है मौलाना साहब इज़ पार्ट ऑफ दैट इत्तेहाद। अपोजिशन की APC आज ज़रूरत है, मुल्क के जो हालात हैं, और उसको अगर मौलाना साहब कोई भी बुलाए फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें मौलाना साहब का अपना एक हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है, हम उसका एहतराम करते हैं, और वो एक सख्त मौक़िफ़ है, उन्होंने उस पर अमल भी किया। हो सकता है आज उसका वक़्त आ गया है, लेकिन ये चीज़ें अपोजिशन बैठ कर ही फैसला करेगी। आपको लगता है आज धरनों का वक्त आ गया? धरनों का नहीं, आप सड़क पे भी, आखिरी हर बात तो सड़क ही होते हैं ना, लेकिन सड़क से कभी बेहतरी नहीं आई। पाकिस्तान में एक ही दफ़ा हुआ है, और 10 साल माशाल्लाह का दौर आ गया था, तो उस बड़ी ख़राबी से भी बचना चाहिए। नहीं, एक धरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी आई है, वो भी तो सड़क पे ही एक तहरीक थी। नहीं, वो सड़क से नहीं आई जी, 600 आदमी से आदमी हुकूमत में नहीं आता, हुकूमत में आने के और रास्ते हैं। थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आपसे गुफ्तगू करते हुए ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रह जाती हैं, लेकिन फिर किसी नशिस्त में आपको ज़रूर दावत देंगे और वो बातें भी आपसे पूछेंगे। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, और मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसका हमने जायज़ा पेश किया। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। तंजीला मज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।